करेंगे, मेरे चरित्र पे उंगलियां उठाएंगे कि अच्छा ये रात में 2-2 3-3 बजे तक लगी रहती है, ये यहाँ पे पेशा कर रही है। मतलब मुझे बहुत ही बिल्कुल। वो कोर्ट केस कैसा था आपके ऊपर जो लगा मतलब? हाँ जी, उसमें सबसे पहला जो कोर्ट केस है वो तो हेलो दोस्तों, हमारे नई पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास हैं एक अजीज़ मेहमान हमारी जैस्मीन जी। तो ये अपने बहादुरी के किस्से आज आपको बताने वाली है। तो जैस्मीन जी कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। तो जैस्मीन जी अपने बारे में कुछ बताइए पहले लोगों को। अच्छा, मेरा नाम जैस्मिन मलिक है, मैं प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर में रहती हूँ। मेरी उम्र 29 साल है और मैं एक गोरक्षक हूँ। तो आप ये बताएंगे कि आपने गोरक्षक एज कब से मतलब स्टार्ट किया कि मैं गोरक्षक बनना चाहती हूँ? मैंने ये सब लॉकडाउन के टाइम से स्टार्ट किया हुआ है। और अब से 3-3.25 साल पहले एक बहुत ही छोटा बछड़ा हमारी नाले में गिरा हुआ था, उसको कुत्तों ने फाड़ रखा था। उसको पापा ने सेव किया, उसको हमने अपने घर पे रख के उसका पालन पोषण शुरू किया। तो मुझे इस सब का कुछ नहीं पता था कि गोवंश पर कितना अत्याचार किया जाता है। तो मैंने सारी जिम्मेदारी पापा को दे रखी थी कि पापा आप इसको पालिए, इसका सारा खर्चा मैं दूंगी। मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, तो मैं अपने ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद पापा से पूछती थी कि पापा क्या इसने घास खा ली। तो पापा हर बार बोलते थे कि हाँ इसने घास खा ली। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उसने घास नहीं खाई थी, तो पापा ने बताया कि इसने घास नहीं खाई। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि इसने घास नहीं खाई और मुझे तो इनका कुछ भी नहीं आता करना। तो मैं वो बेचारा बछड़ा एक साइड बैठा रहा हमारे घर के सामने वाले घर के सामने। तो फिर मैं उसके पास गई, मैंने उसे आधे घंटे तक पुचकारा। हमने उसका नाम नंदी रख रखा था। मैंने कहा नंदी बेटे घास खा ले। तो मुझे उसे पुचकारते मुझे आधा घंटा हो गया। मुझे लगा, मैंने कहा मैं इसे इतना प्यार दे रही हूँ लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कह रही हूँ कि बेटे घास खा ले, तो भूखा है। तो मैं बस हार के उठ ही गई थी, तभी वो बच्चा भी मेरे साथ उठा, उसने घास भी खाई, पानी भी पिया। तो वो पल बड़ा छू जाने वाला पल था। मैंने कहा ये बच्चे सारी चीजें समझते हैं, भले ये कोई रिवर्स में रिप्लाई नहीं करते लेकिन ये सारी चीजें समझते हैं। तो वो पल बहुत छू जाने वाला पल था। मैंने कहा अब मैं इसी सेवा को कंटिन्यू करूंगी। ये तो बच्चा भाग्यवश मेरे पास आ गया, तो अब मैं और भी इसी तरीके के बच्चों को सड़कों पे देखूंगी और उनकी सेवा करूंगी। तो मैंने यही सब शुरू किया। भले चाहे मैं ऑफिस जा रही हूँ या अपनी किसी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ या कहीं पर भी जा रही हूँ, तो मैं नोट करती थी कि कौन गोवंश मुझे किस स्थिति में मिल रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि लोग बाग इनके ऊपर भाले मार रहे हैं, इनको डंडे मार रहे हैं, और जबकि वही सेम लोग, हाँ जी, जबकि वही सेम लोग मंदिर में जा रहे हैं, वहां पे वो नंदी जी की सेवल कर रहे हैं, और वो उसी सेम नंदी को जो कि साक्षात उसके घर के सामने या दुकान के सामने आके खड़ा होता है, वो उसका लट से स्वागत कर रहा है। तो ये दोगली मानसिकता मेरी कभी समझ में नहीं आई, लेकिन मैं अपनी सेवा जारी रखी। मैं कूड़े के ढेर पर भी, ये जो बेचारे गोवंश खड़े रहते हैं और कूड़ा खाते रहते हैं, मैं इन्हें वहीं पे ही जाके थोड़ी सी स्पेस को साफ करके मैं इनके लिए वहां पे घास डालती थी और इनको थोड़ा बहुत जिमा देती थी। लेकिन मेरे एक के बाद एक करके सब गोवंश उठ गए रात के अंधेरे में। मैं उस टाइम पे भी 15-20 गोवंश को रोज जिमाती थी। लेकिन जब सारे ही गोवंश उठ गए एक के बाद एक करके 1 महीने के अंदर, तो मेरे लिए लॉकडाउन की ही बात है। हाँ, ये लॉकडाउन की बात है। और उसके बाद भी अभी तक भी सेम वही सिनेरियो है। गोवंश सड़क पे 2 महीने से ज्यादा नहीं बच पाता। उसे रात में उसकी इलीगल सप्लाई हो जाती है। और ये सब चीजें हिंदू लोग भी इस सब में शामिल होते हैं। वे थोड़े से पैसे के लालच में उन्हें रात में उठवा देते हैं। तो मेरे लिए जरूरी हो गया कि मैं इनके लिए क्या उन्हें मतलब काटने के लिए ले हाँ जाते हैं? काटने के लिए। तो उन्हें काट के क्या खुशी मिलती होगी मतलब? उन्हें पैसे मिलते हैं। अच्छा, उन्हें खुद का मांस बिकता है। हाँ, मांस बिकता है। अच्छा, तो मेरे लिए ज़रूरी हो गया मैं इनके लिए एक सुरक्षित छत का इंतजाम करूं। तो मैंने अब से 2 साल पहले 2 जगह किराए पे लेकर इन गोवंश को सड़क पे से वहां लाना शुरू कर दिया, उनका पालन पोषण शुरू कर दिया। मेरे पास वर्तमान में 60 बेसारा गोवंश है, जिसमें 35 के आसपास गाय हैं और बाकी सारे नंदी हैं। शुरुआत तो हुई थी सिर्फ और सिर्फ नंदी सेवा से कि बछड़ा दूध नहीं देता तो वो सड़क पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब मैं देख रही हूँ कि एक गाय भी सड़क पे है, तो मैं लोगों से पूछती हूँ कि ये तो गाय है, ये सड़क पे क्यों है? तो मुझे पता चल रहा है कि इसका दूध खत्म हो गया होगा, ये अब दूध देने लायक नहीं रही, तो इसे सड़क पे छोड़ दी गई। तो मैंने कहा तो इसका मतलब है जिनके भी घरों में गाय है तो वे उसको पाल तो रहे नहीं, वो तो पाल खुद को रहे हैं। गाय ज्यादातर लोग बाग तभी छोड़ देते हैं जब वो दूध देना बंद कर देती है। तो जब वो तुम्हारे घर पे है, जब तक वो तुम्हारी गौ माता है, और जब उसका दूध खत्म हो गया उसे तुमने सड़क पे छोड़ दिया, तो अब क्या वो माता होनी बंद हो जाती है? नहीं। तो ये तो वही सेम चीज हुई कि आज तुम छोटे बच्चे हो और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पाल रहे हैं,
लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो तब तुम उसको भी बाहर सड़क पे छोड़ सकते हो सही बात। कि आज तो किसी काम की नहीं रही, आज तो हमें इनकी सेवा करनी पड़ेगी जो कि हमारे करना बस की नहीं है, तो तुम भी बाहर निकलो। तो जिस तरीके से इंसानों ने अपने लालच के वश में होके इन गोमाताओं के लिए एक गौशाला बनवाने की मजबूरी पैदा कर दी, इनको सड़क पे छोड़ छोड़ के फिर लोगों ने गौशाला बनानी शुरू कर दी। उसी तरीके से भगवान ने भी वही चक्रव्यूह इनके खिलाफ रच दिया कि अब वृद्धाश्रम बनेंगे। क्योंकि भावनाएं अगर कोई अगर कोई इंसान एक हीन भावना किसी इन बेजुबान के लिए रखता है, वही हीन भावना भगवान एक इंसान के लिए भी रखवा सकता है। आपके सामने कभी ऐसा केस हुआ किसी ने ऐसा किया हो और वो आज के टाइम पे अपने घर पे ना उनके घर वालों के द्वारा ऐसे निष्कासित कर? ये इतना तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि मेरे पास गोवंश की सेवा करने के अलावा ही टाइम नहीं बचता, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब भी करती हूँ। तो मेरी तो पूरी दिनचर्या इसी सब में समाप्त हो जाती है। कभी आपको ऐसा बंदा मिला कि आपने कभी देखा हो सामने से कि वो गौ माता पे या फिर नंदी पे या फिर उससे अलग और भी मतलब क्या बोलते हैं बेजुबानों पे अत्याचार कर रहा है, फिर उसके साथ आपने देखा है कि उसके साथ क्या सुलूक हुआ? ऐसा कुछ? बिल्कुल एक ऐसे ही केस था। एक अंकल है, तो उन्होंने 2 गायें पाल रखी थी। तो वो उनका यही रहता था कि बच्चा हुई तो रख लिया और बछड़ा हो तो उसे बाहर छोड़ दिया। तो उनको मेरी सेवा का पता था, तो वो कहते थे कि तू इसे रख ले, ये मैं बाहर छोड़ रहा हूँ, तू इसे रख ले। और फिर मुझे पता चल रहा है कि 2 महीने के बाद ही जो उनकी बेटी थी तो उनका डिवोर्स हो गया, उसके साथ वहाँ पे इशू हो गए उसके ससुराल पक्ष में। तो भाई तुम यही तो भुगतोगे और कहाँ भुगतोगे? उन्होंने जैसे बेजुबानों के दिल पे ठेस पहुंचाई है। बिल्कुल। तो इन सबको ये नहीं समझ में आता कि जो भी कर्मों का फल है वो यहीं पे मिलना है। तुम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि जो बेजुबान है, तुमने उसके साथ जो भी अत्याचार किया उसका तुम्हें कोई फल ही नहीं मिलने का। तो हम कई बार सोचते हैं कि यार इस इंसान के साथ गलत हुआ, ये तो बेचारा पहले से ही बहुत गरीब है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक बार पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो, क्या पता इसने किसी बेजुबान को कितना टॉर्चर किया हो। मैं कभी भी फर्क नहीं करती इनमें। जिस तरीके से मेरी मम्मी है और मैं हूँ और मेरा भाई है, जिस तरीके से मेरी मम्मी के लिए हम दोनों बच्चे समान रहने चाहिए, उसी तरीके से जो बेजुबान बेचारे वो गाय है और उसका बेचारा बछड़ा या बछिया खड़ी है साथ में, उसी तरीके का बॉन्ड उनमें है। तो आज के टाइम पे आपकी कितनी गौशाला है और कितनी गौ माता आपने पाल रखी है? मेरे पास भैया वर्तमान में 2 गौशाला है जो कि किराए पे मैं चला रही हूँ, और टोटल मिला के मेरे पास 60 गोवंश है। अच्छा, तो आपने 60 के 60 को रेस्क्यू किया है? रेस्क्यू किया हुआ है, सबके सब सड़कों पे से आए हुए हैं। अच्छा, तो आपका मतलब क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर वो नॉर्मली घूम रहे हैं तो आपका मन करता है कि चलो मैं इसे अपनी सेवा में साथ लाती हूँ, या फिर जब वो इंजर्ड होता है या फिर क्या बोलते हैं उसका अभी वो ठीक नहीं है हालत में, या मतलब आपका क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको हमारे गली में मतलब गायें आ जाती हैं? हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको। जब मैंने गोवंश सेवा की शुरुआत की थी उस टाइम पे तो मैंने अपने सबसे पहले फोकस किया था अपने उस एरिया के आसपास के गोवंश को रेस्क्यू करने का, क्योंकि जो भी सड़कों पे से उठाए जा रहे हैं वो ये नहीं देखते कि वो अस्वस्थ है। वो फिट वाले को भी उठा लेते हैं, वो अस्वस्थ वाले को भी उठा लेते हैं, क्योंकि उनको तो काट के सप्लाई करनी है। तो मेरा क्या था कि जो अस्वस्थ है उनको तो मैं लेकर आती थी, लेकिन जो अभी ठीक भी है मैंने कहा ये भी कट जाएगा। अगर मैं सोचूंगी कि ये अभी फिलहाल फिट खड़ा है लेकिन जाना वो भी है, तो शुरुआत तो मैंने ऐसे ही की थी। जो भी अपने घर के आसपास अपनी गौशाला के आसपास मिलता था या दूर से भी किसी का पता चलता था कि ये अस्वस्थ है, तो फिट भी ले आती थी मैं, अनफिट भी ले आती थी। हाँ जी, तो उसके बाद जब मेरी गौशाला पूरी भर चुकी, फुल हो चुकी, तब तो आपके पास एक गौशाला थी? हाँ, नहीं, शुरुआत से ही मेरी 2 गौशालाएं चली है। वे जब जब वो पूरी भी भर जाती थी तो उसके बाद मेरा क्या रहता था कि अब मैं गाय तो नहीं ला सकती, क्योंकि गाय को एक ठीक ठाक स्पेस चाहिए, वो किसी एक छोटे से कोने में फिट नहीं हो सकती। तो अब मेरा ये रहता है कि जो बिल्कुल इतना छोटा सा दूध पीता बछड़ा ही है, मैं सोचती हूँ अगर इसे मेरी गौशाला में एक कोना भी मिल जाएगा तो ये बच जाएगा। जैसे इस टाइम पे बहुत सर्दी हो रही है, तो इतनी सर्दी में वो बेचारा छोटा सा बछड़ा वैसे मर जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि रात में कुत्ते भी बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप
इतनी सारी मतलब सबको हैंडल कैसे करते हो मतलब अकेले? सबको हैंडल मैं इस तरीके से करती हूँ, हालांकि मैं इसमें खुद एक बहुत ही दिव्य शक्ति का एहसास मैं खुद में करती हूँ जब मैं ये सेवा करती हूँ, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब भी करती हूँ और फुल टाइम प्राइवेट जॉब करती हूँ। और उस सब जॉब के साथ में अपने इतने सारे गोवंश की सेवा करना एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं खुद में एक दिव्य Obviously. शक्ति फील करती हूँ। माँ दुर्गा इस सेवा को चला रही है, उन्होंने इस सेवा की शुरुआत करवाई थी। और रही बात लोगों की, तो लोगों की मैंने 2 साल तक तो लोगों को मैंने ऐसे इग्नोर किया, जैसे कि उन्होंने अगर मुझे गाली भी दी तो भी मैंने उसे इग्नोर किया कि कोई बात नहीं, गाली दी वो इसके कर्म है, वो इसका फल इनको मिलेगा। लेकिन अब से 1 साल पहली बात है कि मेरे बछड़ों के टप में, चारे में कांच के टुकड़े मिला दिए गए। वो मुझे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हुआ, क्योंकि उस बेचारे बच्चे की जान चली जाती और किसी के घर का कुछ ना जाता, वो बेचारा बच्चा मर जाता। तो तब से मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये इतने बदतमीज लोग हैं, इतने हैवान लोग हैं कि इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा। ये सोचते हैं कि ये जो मैंने गौशाला चला रखी है, ये मैंने एक कमाई का जरिया बना लिया है। तो मैं तुमसे ये कहती हूँ, जो तुम गवार लोग हो, जो तुम बदतमीज लोग हो, कि अगर तुम ये सोचते हो कि मैंने 60 गोवंश पाल के मैं महीने के इतने करोड़ या इतने लाख रुपए कमा रही हूँ, तो तुम मेरे से 2 गुना 3 गुना गोवंश ला के खड़ा कर लो, उससे कमा लो। तुम्हें किसी ने रोका क्या? सही बात। मैं तुम्हें बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करने की ये वाली चीज कि नहीं जी अंकल जी आंटी जी ये तो मेरी निस्वार्थ सेवा है, मुझे गोवन से लगाव है इसलिए मैं ये कर रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने की एक भी चीज, एक भी बात नहीं। मैंने शुरू में बहुत एक्सप्लेन किया, लेकिन अब मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करती। जिसे ये लग रहा है कि मैं सेवा कर रही हूँ तो भी ठीक है, जिसे लग रहा है बिजनेस कर रही हूँ तो भाई तुम ही स्टार्ट कर लो। भाव से अपना काम करने हाँ, की कोशिश कर बिल्कुल, रहे हो, जिसमें बिल्कुल। आजकल आपको अड़चन ज्यादा मिल रही है लोगों हाँ, की। बिल्कुल। तो बाय द वे आपसे एक और सवाल था मेरा हाँ जी। कि डू यू लव मतलब एनिमल्स या फिर ओनली गोवंश, मतलब सभी ये आपको हाँ, सभी जानवरों से हाँ, प्यार है कि आप गौशाला से मतलब हाँ जी। बेसिकली चला रहे हो, अच्छा, ठीक है? हाँ जी। और तो वाई ओनली गौवंश और गौ माता? हाँ जी। शुरुआत मैंने गोवंश से की, लेकिन जब से मैंने गोवंश की सेवा करनी शुरू की, उसके चलते हुए जैसे मैं सोशल मीडिया पे भी ठीक ठाक एक्टिव हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि हॉर्स के साथ बड़ा एब्यूज़ हो रहा है। कि हम केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं और वो हॉर्स यूज़ किए जाते हैं, उनके साथ मिसबिहेव भी किया जाता है, उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है। तो आई धीरे थिंक धीरे करके खच्चर बेसिकली होता हाँ, है। खच्चर भी, घोड़ों के साथ भी बड़ा टॉर्चर है। मैं ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं कह सकती कि कोई भी एक बेजुबान ऐसा होगा बेचारा कि जिसके साथ टॉर्चर ना हो, तो चाहे उसमें मंकीज हो या कुछ कोई भी हो। तो धीरे धीरे करके और बाकी के बेजुबान जीव की तरफ भी मेरी रुचि है कि उनकी भी मैं सेवा करूं। लेकिन फिलहाल सिर्फ पॉसिबल सिर्फ गोवंश की सेवा है, तो फिलहाल मैं गोवंश की सेवा ही कर रही हूँ। लेकिन फ्यूचर में मेरा प्लान है कि धीरे धीरे करके जब मेरा स्कोप बढ़ेगा, जब मेरे, क्योंकि आपको पता है किसी भी काम को करने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। अगर बाहर एक गाय भूखी खड़ी है, अगर मेरे पास घास के लिए उसके लिए पैसे नहीं है, तो घास वाला मुझे घास फ्री की नहीं देने का। सिर्फ मेरी ये वाली चीज कहने से कि देखो मुझे एक बेसहारा गोमाता को घास देनी है, मैं उससे दूध नहीं ले रही हूँ ना, वो मेरे घर की है, तो वो मुझे 1 रुपया भी कम नहीं करने का घास में। मुझे 10 रुपए से ही वो घास खरीदनी होगी, या जितने भी रुपए की एक धड़ी घास है। तो पैसे से ही पॉसिबल है सेवा। फिलहाल उतने ही पैसे हैं कि गोवंश की सेवा हो रही है। अच्छा, तो वैसे आपकी फैमिली कैसा इंटरेस्ट लेती है आपके इस काम में? मेरी फैमिली इस सब में बहुत सपोर्ट करती है। मेरा भाई बहन, मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी मेरे साथ में बड़े केस भी चल रहे हैं इस सब सेवा के चलते हुए। जो लोगों ने मेरे और मेरे भाई के खिलाफ में सूट फाइल कर रखे हैं, शांति भंग का और एक पब्लिक न्यूसेंस का, तो सब हैंडल किए जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अपनी सेवा तो जारी रहेगी। अच्छा, तो आपने अब तक 60 गांव माता को शेव कर लिया है, उसमें से नंदी भी इंक्लूडेड है? नंदी भी इंक्लूडेड है। अरे वाह! तो बाय द वे आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो कि तुमने देखा कि उसके साथ मतलब आपका कोई गोवंश ऐसा जिसे आपने देखा है कि इसकी मतलब अब ये जिएगा नहीं? ऐसी बहुत कहानियां होगी आपके पास, बहुत सारी होगी। बहुत। एक कहानी जो आपको मतलब बहुत हर्टफुल महसूस हुई कि इससे यार मैं दिल टूट गया मेरा। जैसे आपने काफ़ी सारे गोवंश को मैं बचाया, मैं आपकी रील्स वगैरह बहुत देखता हूँ, ठीक है? आपने काफ़ी सारे मतलब जीवों को जीते हुए देखा है, ठीक है ना, मरते हुए देखा है, ठीक है ना?
तो ऐसे आपके पास कोई कहानी हो ऐसी जो आपको बड़ा पेन हुआ उससे बेसिकली? मतलब वो गोवंश नहीं बचा पाई मैं हाँ। उस तरीके से। अच्छा, हाँ, इस तरीके की एक कहानी है। एक घोड़ा है, मतलब था, जो मैं अभी 3 महीने पहले लेकर आई थी। वो उसका आगे के एक पैर खराब था, पीछे का भी एक पैर खराब था, बिल्कुल डैमेज था। वो धरती पे बस रख ही रहा था, लेकिन वो उससे कोई वेट नहीं अपना कैरी कर सकता। तो उसको मैं कूड़े के ढेर से लेकर आई थी। तो उसको मैंने लाके उसका पालन पोषण शुरू किया। तो मैंने यहाँ लोकल से पता किया कि जो ये वेटनरी हॉस्पिटल है, कि आप एक ऐसे करके मैं एक घोड़ा लेकर आई हूँ, आप मेरे प्लेस पे ही इसको ट्रीटमेंट दिलवा दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसको यहाँ पे लाना होगा। तो वो उस घोड़े के साथ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ घोड़ा था। जैसे कि उस पर टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया गया होगा, जब जिसने भी उसे पालना वर्ड तो मैं नहीं कहती, देखो पालना तो होता है कि उसे पालना, इसे कहते हैं यूज करना। यूज एंड थ्रो हुआ उसके साथ में। तो जिसने भी उसका यूज एंड थ्रो किया वो बहुत ही गलत तरीके से करा उसका। तो वो इतना ज़्यादा स्केर्ड था कि वो मेरे पास भी बड़ी मुश्किल ही आया था, मेरी गौशाला तक। और मेरी गौशाला से अगर मैं उसे सोचूंगी कि उसे अब वेटनरी हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, तो उसे DCM में करना होता है, क्योंकि वो पैर से अपाहिज था। तो वो चला के तो मैं इतनी दूर से उसे वेटनरी हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती थी, तो DCM बुक करना होता। इतने में पता चला उसे उस DCM में चढ़ाने में, और फिर हॉस्पिटल में उस DCM से उतारने में, फिर वापस से सेम यही चीज़ करने के लिए मेरी गौशाला तक आने के लिए, वो बेचारा इतने में ऐसा हो जाता कि वो उसमें ही ख़त्म हो जाता, क्योंकि वो घबरा ही इतना ज़्यादा गया था। तो मैं बड़ी, और उसमें भी ये पॉसिबल नहीं था कि उस घोड़े को मैं सही करवा सकूं। उसका ट्रीटमेंट यहाँ लोकल से नहीं हो सकता था। बरेली, हाँ, बरेली या मोदी नगर, इस तरीके के बड़े सिटी में जाके उसकी जान चली जाती। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी। तो आपको ये फील हुआ कि मैं काश उसकी हेल्प कर मतलब मुझे इतना सेल्फ सफिशिएंट होना था उस टाइम तक ही। हालांकि क्योंकि सब में पैसे बहुत लगते हैं, कि तुम इतने एलिजिबल हो कि तुम बड़े बड़े डॉक्टर को अपने प्लेस पे बुला सकते हो और उसे प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट दिलवा सकते हो। और उसमें भी ये नहीं पता कि क्या पता उसकी वो लास्ट स्टेज ही हो, कि सही में मैं उसे ट्रीटमेंट कुछ दिलवा भी नहीं सकती, उसकी हड्डियां पूरी खत्म हो चुकी है, कि अब उसमें कुछ प्लास्टर या कुछ भी फिट करवा के भी नहीं काम चल सकता। तो वो 2.5 महीने के आसपास रहा मेरे पास। तो फिर उसका रैंडमली कभी कोई गिरना स्टार्ट हो गया था, और वो गिरता था बिल्कुल ही सेंसलेस होके, कि बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता, चाहे नीचे, हाँ, कि चाहे नीचे कांच बिछाओ या कुछ खाई भी हो, तब भी उसे ये है कि अब मेरे बस की नहीं खड़े रहना, मैं एकदम से वो धड़ाम, हाँ, वो धड़ाम से ही गिरता था। फिर चाहे वो दीवार से टक्कर मार रहा है या कैसे भी मार रहा। और फिर आपको पता है कि घोड़े की खासियत क्या होती है, कि वो कभी भी बैठ नहीं सकता, या तो वो एकदम लेटा रहेगा या एकदम खड़ा रहेगा। तो जब वो लेट जाता था वो कोशिश करता तो उठने की, तो उठने में भी वो इतनी चोट खा लेता था, बहुत ज़्यादा उठा उस पे जाता नहीं था, क्योंकि आगे का और पीछे का एक पैर खराब। तो वो बहुत पेनफुल उसकी डेथ हुई। अच्छा। लेकिन वो सड़क पे क्या होता कि मरना तो वो सड़क पे भी था, क्योंकि जब वो खाने में कूड़ा ही खा रहा था। मेरे यहाँ पे आके उसने कुछ टाइम अच्छी डाइट ली, बचा, मैं भी नहीं उसे पाई। लेकिन वो सड़क पे जब वो मर जाता, उसको कोई ऐसे ही उठवा देता एज ए मांस के तौर पे, मतलब वो ये मांस फैक्ट्री में भेज दिया जाता। मेरे यहाँ पे ठीक है, वो दुर्भाग्यवश वो भी एक्सपायर हुआ, लेकिन मैंने उसका प्रॉपरली अंतिम संस्कार करवाया। तो एक बहुत ही टची मोमेंट था मेरे लिए, कि एक उसने हॉर्स की शुरुआत करवा दी। अच्छा। हाँ, तो तब से आप हॉर्स भी अपने हाँ, गौशाला हाँ, में हाँ रखने जी, लगे। हाँ जी। तो आप सबका अंतिम संस्कार करते हो? हाँ, मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि किसी को भी ऐसे पैसे दे दिए कि भाई जैसे भी बुलवा के इसका अंतिम संस्कार करवा दी। मेरी सारी खासियत यही है कि मैं उस गोवंश को सड़क पे से लाने से लेकर और उसे मिट्टी दिलवाने तक का काम मैं अपने हाथ से करती हूँ। तो मेरा अगला सवाल ये है, क्या आपके पास 60 जैसे गोवंश है अभी, तो आपको सबके नाम मतलब रख रखे होंगे आपने, हाँ मतलब जी, हाँ, तो आपको सबके नाम याद हो जाते हाँ, हैं? सबके नाम याद हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो आपका सबसे पुराना जो आपका मतलब पाला हुआ बच्चा है, हाँ जी। तो आपके ऐसे कितने बच्चे होंगे जो सबसे पुराने होंगे? सबसे पुराने काफ़ी बच्चे हैं। जैसे सबसे पहले गोवंश का नाम हमने नंदी रख रखा था।
हाँ, फिर उसके बाद कृष्णा आया। नंदी अभी भी आपके साथ है? नहीं, वो नंदी ना उसके साथ ऐसा हुआ कि जैसे हम उसे बांध के नहीं रखते थे घर पे कि इसकी फ्रीडम ना लूज हो, तो हम उसे खुला ही छोड़ते थे। उसे पता घास यहाँ मिलेगी तो वो वहीं आ जाता था, पानी पी लेता था। अच्छा। फिर इधर उधर घूम फिर के फिर वहीं आ जाता था। तो वो हमारी गली से दूसरी तीसरी गली में जैसे राउंड मारने के लिए जाता ही था, तो वहाँ पे किसी ने उसके साथ इतना ज़्यादा मिसबिहेव किया कि इसी टाइम सर्दी के आसपास दिसंबर का ही मंथ था जब उसके साथ में एक टॉर्चर हुआ। उसके किसी ने बहुत तेज पैरों में बहुत तेज डंडा मार दिया, बहुत तेज 2-3 डंडे मार दिए कि वो इतना सा बच्चा तो वैसे ही था, अनमरियल सा था एकदम। तो वो बहुत तेज भागा हुआ आया, जिस कैसे भी उसने अपनी जान बचाई वहां से, और वो आके बस हमारे यहाँ पे आके बैठ गया। फिर उसके बाद जब देखा गया कि 3-4 घंटे हो गए ये उठे ही ना, जबकि वो तो बहुत उसमें एक्टिव था कि भाई उठना है, खाना है, फिर घूमने जाना है। तो फिर देखा गया ये उठे ही ना, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। हम उसे ऐसे हाथ भी करते थे कि भाई उठ जा उठ जा। फिर उसके बाद बहुत समझ में ही नहीं आया कि इसके साथ क्या हुआ, क्योंकि बेजुबान बच्चा है, कुछ हमें पता ही नहीं चला। फिर जब 12-13 घंटे हो गए कि उठे ही ना, फिर हमने सोचा चलो सपोर्ट दे के उठाते हैं। उसमें भी वो नहीं उठ रहा, जिसमें कि आगे से मेरा भाई लगा हुआ, पापा लगे हुए, पीछे से मैं वो उठा रही। उसके अंदर वजन भी तो बहुत होता है ना? नहीं नहीं, इतना सा बच्चा था। अच्छा। हाँ, तो वो बिल्कुल डैमेज हो चुके थे उसके पैर। तो ग्लूकोज वगैरह भी चढ़वाए कि चलो कमजोरी है, कमजोरी से बढ़ जाएगा। तो फिर हम क्या करते थे कि हमारी एक छोटी सी शॉप है घर पे, तो जब पापा वो शॉप बंद कर देते थे तो फिर 4 जने उसके चारों पैरों की तरफ खड़े रहते थे। नीचे से हमने उसके कपड़ा निकाल रखा था और उसे बांध रखा था, जिससे कि उसके पास नीचे पेट की तरफ से सपोर्ट मिल जाए। और हम 4 जने उसके पैर को स्ट्रेट पकड़े रहते थे और उसमें थोड़ी थोड़ी मालिश करते रहते थे, क्योंकि उसके चारों ही पैर अपाहिज हो चुके थे। अच्छा। फिर उसने पिछले पैर तो उसके उस मालिश से स्टेबल हो गए, लेकिन आगे के पैर से वो बेचारा मोड़ के खड़ा रहता था, जैसे कि हम अपने घुटने टेक के खड़े रहते हैं। उसने ऐसी सिचुएशन में भी वो पूरे 2.25 साल काटे हैं उसने। अच्छा, बाय द वे आपकी इसमें सरकार कुछ हेल्प कर रही है फाइनेंशियली या वैसे? नहीं, सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, ना फाइनेंशियली है ना राशन की तरफ से हेल्प है कि उनकी तरफ से कोई चारे की या दवाई की कोई व्यवस्था हो या डॉक्टर की कोई व्यवस्था हो। सब कुछ मैं अपने खुद के पैसे से कर रही हूँ, और कुछ लोग जो मुझे दान देते हैं पर्सनल लेवल पे उनकी तरफ से। जो एनजीओज वगैरह? एनजीओज तो ऐसा सच नहीं है, कोई 1-2 संस्था है जो कि मंथली 1-2 बार हेल्प करती है। बेसिकली मेरे पास पर्सनली हेल्प है। अच्छा, जो जैसे कोई भैया, फॉलोवर्स हैं। हाँ फॉलोअर्स हो गए या फिर भैया हो गए कोई, और किसी मंथ उनका बजट नहीं बना तो वो स्किप भी हो जाता है वो मंथ कि वो नहीं दे पाए। तो मुझे किसी भी मंथ ये फिक्स नहीं होती अमाउंट कि इतना हेल्प तो मुझे दान से आएगी आएगी। बाकी मेरे पापा सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। अरे वाह। हाँ जी, तो आपकी पेरेंट्स फुल सपोर्टिव है आपके लिए? बिल्कुल। ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जैसे आपकी मैं वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, हाँ जी, आपकी मतलब तकरार बहुत होती है लोगों हाँ, से, बिल्कुल। और मतलब मैं देखता हूँ काफ़ी झगड़े करते हैं। ऐसा क्यों है आपके आसपास? मतलब वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक घोर कलयुग चल रहा है। यहाँ पे कोई अपने खुद के पेरेंट्स का ही ध्यान रख ले, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो ही नहीं हो रहा, इसी वजह से वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। तो यहाँ पे सेवा भाव खत्म होता जा रहा है लोगों के अंदर से, वे खुद अपने सगों का ही नहीं करते। तो मेरे जैसे मैं इन गोवंश का कर रही हूँ, मैं अपनी निस्वार्थ सेवा कर रही हूँ, इन गोवंश की सेवा करके मैं निस्वार्थ सेवा कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये लोगों को समझाना उससे भी बड़ी बात है। तो बहुत से लोगों को समझ में आती है ये वाली बात कि हाँ ये निस्वार्थ सेवा कर रही है, लेकिन आपको कभी भी सपोर्ट अपने आसपास के लोगों से नहीं मिलने का, क्योंकि वो आपको 24 घंटे देखेंगे और वो 24 घंटे यही कैलकुलेट करते रहेंगे कि इसे इतने रुपए मिल रहा है तो ये कर रही है, फिर ये एक और गोवंश को ले आई, इसे और इतने रुपए मिल रहा है तो ये कर रही है। तो भाई इतना टाइम मेरे भी पास नहीं है कि मैं तुम्हें समझाती रहूँ कि देखो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ गोवंश से लगाव है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, नहीं तो मैं भी, मेरे पास अपने भी काम बहुत है करने के लिए, मैं खुद एक प्राइवेट जॉब करती हूँ। तो ये मेन वजह है, लोगों को ये पता है, हाँ लोगों को ये पता है कि बिना लालच के कोई इस सेवा को या किसी भी सेवा को, मतलब बिना स्वार्थ के कोई सेवा नहीं कर सकता। ये सबसे मेन कारण है। फिर वो मुझे आते जाते में वे मेरे साथ में गाली गलौज करेंगे, मेरे चरित्र पे उंगलियां उठाएंगे कि अच्छा ये रात में 2-2 3-3 बजे तक लगी रहती है, ये यहाँ पे रंडेशा कर रही है। मतलब मुझे बहुत ही गलत वर्ड मेरे चरित्र को लेकर बोले गए हैं, मेरे गोवंश के लिए बोले गए हैं,
मेरी गौ माता को आपको गाली मुंह पे दी गई बोला है, गया ऐसे? मेरे मुंह पे बोला गया है, और एक दो बार नहीं कई कई बार बोला गया है। और बोल के ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि कोई इस तरीके से तो कोई लड़का भी लड़की को नहीं छेड़ता होगा। अच्छा। जो कि मेरे गली मोहल्ले वाली आंटियां या जहाँ पे मैं गोवंश पाल रही हूँ वहाँ पे आंटी अंकल जिस तरीके से मुझे टॉर्चर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके सेवा मैं कर रही हूँ, वहाँ पे मैं अपने गोवंश को पाल रही हूँ। तो एक्चुअल सिचुएशन मुझे पता है। बाहर से तो लोगों को ये दिखता है कि सब मतलब कि ये सबसे लड़ रही है, लेकिन वहाँ पे रह के गालियाँ मैंने सुनी है, टॉर्चर मेरे साथ हुआ है। तो एक्चुअल सिचुएशन मुझे पता है। मैं बहुत ही टॉलरेट करने के बाद बोलती हूँ, जब बिल्कुल टॉलरेट हो नहीं सकता उसके बाद मैं जवाब देती हूँ। मैं देख रहा हूँ दिन बे दिन आपको मतलब है जो टॉर्चर आपके टुवर्ड्स वो बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। उसका मतलब मेन रीज़न क्या लोगों को इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है? एक तो आपने कहा था उनका लालच, ठीक है ना? क्या आपको लगता है कि मेरी वजह से भी क्या पता क्या लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? आपको कभी ऐसा फील हुआ? ये ना कोई भी अच्छा काम करो उसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आलोचना, उसके बाद विरोध, उसके बाद स्वीकृति। तो मेरी आलोचना बहुत हो चुकी है। अब इस टाइम पे विरोध चल रहा है, और जैसे जैसे मैं अपनी मंजिल की तरफ और बढ़ती जा रही हूँ वैसे वैसे ये विरोध और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो किसी भी मोमेंट पे मेरी स्वीकृति स्टार्ट हो सकती है, किसी भी मोमेंट पे मुझे पता है स्वीकृति होगी, क्योंकि माँ दुर्गा ही इस सेवा को चला रही है। तो इस टाइम पे मेरी परीक्षा चल रही है, लेकिन मुझे इतना पता है जैसे ये परीक्षा कंप्लीट हुई उसके बाद कोई भी मेरे बारे में एक बात बोलने से भी पहले 100 बार कम से कम सोचेगा। तो आपके पास किसी का आज तक ऐसे सपोर्ट नहीं मिला मैम आपको, जो आपको इन लोगों से बचा सके या फिर लोगों को मुंह बंद कर दे? कभी आपको नहीं, ऐसे? इस तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरा तो खाली और खाली एक ही सपोर्ट है, वो है माँ दुर्गा। मैं इतनी डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, कई बार मन करता है कि इस सेवा को छोड़ दूँ, लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतने ही लोगों से जो मैंने दुश्मनी मोल ले ली या इतने लोगों का मैं विरोध का सामना कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? ये सब करके मैं क्या कमा रही हूँ? ये सब करके मैं जो कमा रही हूँ ना, वो है जो मेरे पास वर्तमान में 60 बेसारा गोवंश है। इन सब के ऊपर मैं छुरी फेरने से बचा रही हूँ, और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। Obviously. तो इतने सब का क्या, मैं कहूँ इससे करोड़ गुना भी लोग आ जाए मेरा विरोध करने के लिए, वो भी देख लिया जाएगा, क्योंकि मुझे पता कि मैं क्या कर रही हूँ। Obviously. इतने सारे बच्चे सुरक्षित हैं जब तक वो जिंदा है, जब तक उन्हें घास पानी मिलता रहेगा। अगर वे बीमार हो गए उनका इलाज भी मैं ही करवाऊंगी, एक प्राइवेट डॉक्टर हायर करके। और अगर प्राइवेट डॉक्टर से भी वो नहीं बच पाए, सपोज दुर्भाग्यवश वो एक्सपायर हो गए, उसका अंतिम संस्कार भी मैं ही जाती हूँ करने के लिए। तो इससे ज़्यादा एक बेसहारा गोवंश के लिए कौन कर सकता है भाई? अच्छा, तो आप ज़्यादातर मैं आपकी देखता हूँ कभी आप 1 बजे अवेलेबल होते हो हाँ जी। वहाँ पे अपनी गौशाला में, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो आपको मोटिवेशन किस कौन देता है? मतलब इतना कब से इतना साहस कैसे हुआ है? मतलब आप मैं देखता हूँ आप थोड़ा ना ऐसे हो ब्रेव टाइप के, लोगों से लड़ जाते हो आराम से आप। तो इतना साहस कहाँ से मतलब आपको मिला? इतना साहस मतलब मेरी तो प्रेरणा का स्रोत माँ दुर्गा है, शक्ति का स्रोत भी वही है। और बाकी जब मैं ये देखती हूँ ना कि अगर मैं नहीं करूँगी तो इन बच्चों को कौन करेगा? अगर मैं ही आज सोच लूँगी कि आज मुझे कोल्ड हो रहा है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे बुखार है, तो मैं इतने सारे जो मेरे पास 60 बेसारा गोवंश जो फिलहाल गौशाला में है, उन बेचारे बच्चों को पानी कौन देगा, घास कौन देगा? किसी गोवंश की तबीयत खराब है उसका इलाज कौन करवाएगा? तो मैं सोचती हूँ कि मैं तो, अगर मैं बीमार हूँ तो मेरा देखने वाले मेरे घर वाले हैं, उन बेचारे बच्चों को तो देखने वाला कोई भी नहीं। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मेरी गौशाला तो मतलब ये सारे बच्चे तो मर ही जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, इस सब से बाहर निकलो। जो मेरी तबीयत खराब है, अगर मुझे चक्कर भी आ रहा है तो माँ दुर्गा देखेगी, अगर वो गिरा देगी तो इतने सारे बच्चे उस टाइम के लिए भूखे रह जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे। और वे जैसे वो माँ है ऐसी मैं माँ हूँ, तो वो मेरी लाज तो रखेगी। तो कई बार ऐसा हुआ कि मेरी हालत बिल्कुल भी नहीं है काम करने की, क्योंकि मेरा पूरा दिन इतना हेक्टिक होता है, क्योंककि फुल टाइम जॉब भी मैं करती हूँ साथ में। तो कई बार ऐसा हुआ मैंने कहा अब गई, अब तो बस मैं गई। तो माँ दुर्गा है जो कि 365 के 365 दिन मुझे इस लायक बनाए रखती हैं कि मैं अपनी सेवा कर सकूं, भले चाहे मेरा भाई फिजिकली अवेलेबल हो या ना हो। पिछले 3.5 साल से एक भी दिन की आप ये देख लो, इस सब सेवा में तो कोई छुट्टी नहीं मिलती कि सपोज मैं ये सोचूं कि भाई संडे की ऑफ है, आज मतलब गौशाला का कोई काम नहीं है। 3.5 साल से 365 के 365 दिन इस सेवा को करना, कोई करके दिखा दो पहले।
मैम आपसे मेरे एक और क्वेश्चन था कि आपने बताया कि लोगों से आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, हाँ जी। ठीक है ना? आपके पास केस भी हुए हैं, हाँ कोर्ट जी। केस। हाँ तो जी। आप बता सकते हो थोड़ा, आप कंफर्टेबल हो तो उसके बारे हाँ, में, कि बिल्कुल। वो कोर्ट केस कैसा था आपके ऊपर जो लगा मतलब? हाँ जी, उसमें सबसे पहला जो कोर्ट केस है वो है शांति भंग का 107 116 मेरे भाई और मेरे खिलाफ में दर्ज है। उसका भी केस चल रहा है। उसके अलावा पब्लिक न्यूसेंस का केस चल रहा है। मैंने रात के 12-1 बजे 2-3 छोटे-छोटे बछड़ों को अपने घर के पास से कुत्तों से, कसाइयों से बचा के अपने घर के बाहर बांध लिया। तो ये अतिक्रमण में आता है। लेकिन गली वालों की गाड़ी खड़ी रह सकती है 24 के 24 घंटे मेरे घर के बाहर, तो वो अतिक्रमण में नहीं है। तो भाई ये कौन सी पॉलिटिक्स है जिसमें कि वो मेरे छोटे छोटे से बछड़े हैं और जो कि सिर्फ नाली नाली के पास बंधे हुए हैं, और जिसमें कि मेरी गली आगे से बंद है और हमारे घर के अलावा 4-5 घर है। तो गली में एंट्री सिर्फ गली वालों की हो सकती है, कोई बाहर से भी एंट्री होगी तो कभी कभी होगी। तो इतनी ज्यादा पैज होती है लोगों की जिसकी कोई हद नहीं। वे गौ माता तो करते रहेंगे, लेकिन जब उनके सामने आएगा ना सेवा का अवसर, उस टाइम पे वो उसे डंडे मार के बाहर निकाल लेंगे। तो दोगली मानसिकता बहुत है। लोग बाग ठाय लोट्टा मंदिर में तो चले जा, पता नहीं कौन सी पूजा कर रहे, गौ माता को कूड़े का ढेर बतावे। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स चल जाती है और लोग बाग सोचते हैं कि हम तो संख्या में ज्यादा है, ये हो गया गौ सेवा का अकेला एक घर, तो हम इनको दबा लेंगे, इनके ऊपर केस कर दो। ठीक है, एक केस उधर दूसरा चल ही रहा है, एक और केस कर दो, इनको उलझा दो। पैसे वैसे है ही नहीं इनके पास इतने कोई, और इनको पैसे से भी दबा दो और इनको मेजोरिटी से भी दबा दो। तो भाई मेरी भी सुन ले, तुम्हारे पे जो होता हो वो करियो। ठीक है ना, मैंने पहले भी हाथ जोड़े ना मैं अब हाथ जोड़ रही। मेरी सेवा चलाने वाली माँ दुर्गा है और उस शक्ति के सामने पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक होता है। तो जैसी उनकी इच्छा माँ दुर्गा की, पीछे मैं नहीं हटती, बछड़ों को यहाँ से जाने नहीं देने की। अब कैसा फील हो रहा है, जैसे आपके सोशल मीडिया पे अब आपको लोग बाग प्यार भी दे रहे हैं और कमेंट्स भी करते हैं आपके पास, तो अब उससे कुछ आपको सपोर्ट मिला मैम? उससे मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिला कि हाँ मतलब वर्ल्ड में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो इस सब को अप्रिशिएट करते हैं। तो इससे मोटिवेशन काफ़ी मिला मुझे। अच्छा। हाँ जी, वो मेरी बात को आगे तक फॉरवर्ड करने में बड़ी हेल्प तो कर रहा है। आपको कभी ऐसा लगा कि जहाँ आपने बात पहुँचानी चाहिए थी वो वहाँ तक बात पहुँची है? कभी कभी जो 1-2 केसेस में कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, जैसे अभी जो मेरी दूसरी गौशाला है वहाँ पे पॉलिटिक्स के चलते हुए वो मुझसे खाली करवाई जा रही थी। लास्ट अभी जो ये 30 नवंबर गया था, तो इसमें भी मेरे गली वालों का बड़ा योगदान था कि मेरे लैंडलॉर्ड के पास वे उसी मोहल्ले से कभी किसी को भेज रहे थे कि इससे खाली करवाओ, तुमने किसको दे दी गौशाला किराए पे, कभी किसी को भेज रहे थे। तो उन पे मेंटल प्रेशर इतना क्रिएट हो गया कि उन्होंने कह दिया कि मेरी गौशाला खाली कर देना, मेरी ये जगह खाली कर देना। तो उस टाइम पे मेरी एक रील थी, वो वायरल हो गई थी कि जिसमें मैं बता रही हूँ कि षड्यंत्र के चलते हुए मेरी गौशाला खाली करवाई जा रही है, मैं इनको कहाँ रखूँ, मेरे पास जगह भी नहीं है। तो उस केस में मेरी हेल्प हो गई थी। मेरे पास में ADM SDM और ये सब आए थे। तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरे पापा मुझे एक 100 गज का प्लॉट खरीदवा रहे हैं इन बेसहारा गोवंश के लिए, और अभी वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। तो जब वो निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा मुझे उतने तक का यहाँ पे स्टे दिलवाओ, अच्छा। और फिर मैं ये यहाँ से शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि अगर किसी के पास खुद की जगह हो तो वो किराए पे क्यों रखेगा। तो वो एक सोल्यूशन मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया था। तो आप अब अपनी खुद की गौशाला बना रहे हो जो किराए पे नहीं होगी, वो आपकी खुद की होगी? मेरी खुद की होगी। अरे वाह। हाँ जी। वैसे आप ना यार बहुत ब्रेव हो, जैसे कि आप ना सोशल मीडिया पे लड़कियां होती हैं, आपको हेट भी मिलता होगा, बिल्कुल जैसा लव मिलता है ऐसे ही हेट भी मिलता होगा आपको। पर बिल्कुल। क्या मतलब आप कहना चाहोगे, जैसे आपके ना सोशल मीडिया पे जो फीमेल काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर, आप समझ पा रहे होंगे क्या बोलते हैं, ब्यूटी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, ठीक है ना? तो आप तो फिर भी मैम अपने आप के लिए, अपने गोवंश के लिए कर रहे हो, ठीक है ना? मैंने आपको देखा है, आपकी रील्स में देखा है, जो आप कभी कोई कूड़े का ढेर भी है वहाँ पे भी किसी नंदी को बचाने के लिए चले जाते हो, बिल्कुल। ठीक है ना? तो मैम ये बहुत बड़ी बात है फिर भी ना, थैंक यू। कि आप इतनी एज में होके, एक लड़की होके इतना सब कुछ हैंडल कर पा रहे हो। हाँ जी। आपका जो मेंटल प्रेशर है वो तो मैं तो नहीं समझ सकता, पर आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना? थैंक यू। तो वैसे आपका इस चीज़ में सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया मैम?
इस चीज में सबसे ज्यादा साथ इन्होंने ही दिया, नंदियों ने। अच्छा। हाँ, मैंने सब कुछ, सब काम इन्हीं को देखते देखते सीखे। मैंने कहा बच्चों मुझे ये सेवा करनी है, रास्ता तुम ही दिखाओगे। और पीछे से साथ दे रही थी मेरी माँ दुर्गा। अरे वाह। कभी कोई ऐसा पर्सन जो का हमेशा आपके साथ खड़ा रहो कि इसने तो, कि कुछ भी हो तो ये तो मेरे साथ खड़ा ही है? तो उसमें पर्सन तो मैं नहीं कहूँगी, वो भी माँ दुर्गा ही है। अरे वाह। चलो, तो वैसे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है? फ्यूचर प्लान्स भैया मेरे ये है, अभी तो फिलहाल वो जो गौशाला बनने जा रही है मेरी, तो उसके बाद मेरी दोनों किराए की जगह मैं शिफ्ट कर लूंगी। और जो मैंने अपने घर के आसपास से बचाए थे वे गोवंश वहीं रहेंगे, अच्छा। मेरे घर के बाहर ही रहेंगे। उसके बाद पहले इन्हीं सबकी अच्छे से केयर टेकिंग करनी है मुझे, और फिर धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठे करके मैं और भी जगह परचेज करूंगी, जिसमें मैं हॉर्स को लाना सोच रही हूँ। और जैसे आपको पता है, जैसे और भी बेजुबान हैं, जैसे कि पिग्स हो गए, या आपको आजकल देखने को भी नहीं मिल रहे होंगे। हाँ, पहले तो देखो। सड़कों पे बहुत मिलते थे, मैंने देखा सबकी है, लोग बाग स्लॉटरिंग हो पकड़ रही लेते हैं है। सबके सामने ही। हाँ, स्लॉटरिंग हो रही है, पूरी खुलेआम स्लॉटरिंग हो रही रही है इनकी, बूचड़ खाने जा रहे हैं ये। तो मैं थोड़ा थोड़ा सब जीव को बचाने की कोशिश करूंगी, भले चाहे मैं एक से शुरुआत करूँ, 100 तो मैं अपने आप बना लूंगी। कभी आपको फिजिकली हार्म हुआ है ऐसे पकड़ते हुए, अच्छा, इनको रेस्क्यू करते हुए? रेस्क्यू करते हुए? नहीं कभी नहीं हुआ। नहीं नहीं, बच्चा है, शरारत तो करेगा ही। ये तो है। हाँ, छोटा बच्चा भी है, उसको भी खिलाओगे वो कभी आपके बाल नोचेगा, कभी आपको मतलब ऐसे मतलब अनजाने में ऐसे स्लैप भी कर सकता है। तो उसके लिए मैं उसे फांसी थोड़े ना दूंगी। नहीं, तो वो चीज इन बच्चों के साथ में, अगर किसी, जैसे एक छोटा भाई है मेरा, मतलब इतना छोटा सा गोवंश है जो कि मैं इधर सदर बाजार की तरफ से लेकर आई थी। तो जब मैं उसे लेकर आई थी उस टाइम पे तो वो बेचारा ऐसा भी नहीं था, कि जब मैं उसे लेकर गई थी यहाँ से ई रिक्शा में, तो ई रिक्शा में भी उसे जैसे तैसे करके बिठाया। और फिर जब मेरी गौशाला आ गई थी, जब उसे वहाँ से बाहर निकालना भी था, उसमें इतना भी शक्ति नहीं थी कि वो खुद से निकल भी पाता उस रिक्शा से। उसे भी गोद में उठा के उसे बाहर बिठाया। फिर उसके बाद भी उस पर इतना नहीं हुआ कि भाई अब उठ के गौशाला के अंदर ही चला जाए। जब भी उसे गोद में उठा के लेकर गए, वो अपनी गर्दन भी रोकने लायक नहीं था। फिर मैं उसे घर पे ही लेकर आ गई, क्योंकि गौशाला में तो हम 2-3 टाइम जाते हैं, घर पे तो हम 24 घंटे ही होते हैं। मतलब मैं, अगर मैं ऑफिस भी चली जाऊंगी तो मेरे पेरेंट्स होंगे, क्योंकि घर पे केयर टेकिंग ज़्यादा हो सकती है। हम 24 घंटे अवेलेबल है, हम उसे रात के 3 बजे भी देख सकते हैं उठ के। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने उसे और अच्छी चीज़ें, मतलब शुरू में ही उसको ग्लूकोज चढ़वा दिया था, ताकत के उसको इंजेक्शन लग गए थे। फिर उसके बाद हम खाने पीने का तो अच्छा ध्यान रखते ही हैं। तो अब वो इतना फ्रेंडली हो चुका मेरे साथ में, मैं छोटा भाई कहती हूँ, वो उधर से जवाब देता है। मैंने वो रील देखी है शायद हाँ, आपकी ना, हाँ, उसमें जैसे छोटा भाई आप छोटा बोलते हो। भाई। और आपका फिर दिनचर्या कैसे होती होगी? आप तो बड़ा हेडेक रहता होगा आपकी। आपको कभी आपके जैसे, मतलब यहाँ पे मुजफ्फरनगर में आसपास कोई आपके जैसा बंदा मिला या फिर बंदी मिली जो आपकी तरह काम कर रहा हो? नहीं, अच्छा, तो आप अभी मेरी मुजफ्फरनगर में जैसी तो शायद मैं ही अकेले हूँ हो। बस। आप अभी मुजफ्फरनगर में अकेले हो। हाँ हाँ हाँ, मुझे ऐसा कोई, ना कोई लड़का मिला ना कोई ऐसे लड़की मिली। चलिए, आज बहुत सारी बातें होगी वैसे मैम। आई थिंक आप लास्ट मैसेज अगर लोगों को कुछ देना चाहते हो तो प्लीज़ बताइए। हाँ बिल्कुल। मेरी गौशाला का नाम है शिवजी के नंदियों का घर, और वो फिलहाल निर्माणाधीन गौशाला चल रही है। अरे वाह। तो आप में से कोई भी अगर पैसे से भी नहीं हेल्प करना चाहता, तो आप सामान से हेल्प कर सकते हैं। आप ईंट दे सकते हो, आप रेत दे सकते हो, आप सीमेंट दे सकते हो, या वहाँ पे टिन शेड डालना है आप उसके लिए भी हेल्प दे सकते हो। और आप मेरी गौशाला में, जो मेरे पास 60 बेसारा गोवंश है, आप उनके लिए चारे की भी व्यवस्था करवा सकते हो, कि एक दिन का चारा हमारी तरफ से है। या अगर आपके पास आने का टाइम ना हो तो मैं आपके साथ QR कोड शेयर कर दूंगी, आप उससे भी हेल्प दे सकते हो। मैं स्क्रीन पे QR कोड लगा दूंगा, तो सब अगर कोई हेल्प करना चाहता हो तो प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। हाँ जी, और उस सब के बावजूद भी अगर आपको फिर भी लगता हो कि मैं पैसे से कर रही, तो आप बिल्कुल मेरी गौशाला में हेल्प ना दीजिए। आप अपने घर के आसपास ही आप कोई बेसहारा जीव को देखते हो, आप उसको घास डाल दीजिए। मैं सोचूंगी मेरा एक जो मकसद था मैं उसमें कामयाब हो गई। आपने भी तो उसमें आपको जैसे भी, पार्टिसिपेट किया। हाँ बिल्कुल, आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। अरे वाह। मेरे बच्चे किसी भी हाल में भूखे नहीं रहने देने की वो मेरी जिम्मेदारी है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा जैस्मीन जी आपसे इतनी सारी चीज़ें जानकर, आपके बारे में जानकर, लोगों को बताकर, ठीक है ना। धन्यवाद। फॉर मोस्ट थैंक यू फॉर यू कि आप यहाँ पे आने के लिए, है ना। चलिए, आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं।